नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत स्पीक्स पर। मेरे पुराने वीडियो को आप लोगों ने इतना प्यार और स्नेह दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी रहूंगा। मित्रों, मैं आप लोग से बस एक चीज कहना चाहता हूं। पिछले वीडियो को आपने इतना प्यार स्नेह दिया, लाइक किया, कमेंट किया, परंतु कुछ लोगों ने, हमारे फैंस ने, कुछ हमारे मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग पुनः जाके एक बार फिर से चैनल के पेज पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला कोई भी नया वीडियो हम आपको लिए बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उसको क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले सभी आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी। सबको प्रणाम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज मैं आप सबके बीच आया हूं एक नया वीडियो लेकर, जो एक नया विषय, हमारे देश में नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, उस कानून पर लेकर आपको नया वीडियो आया हूं। दोस्तों, हमारे देश की न्याय व्यवस्था ऐसी डूब गई है कि आज भी करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं। जमीन के केस, क्रिमिनल केसेस, आज भी लोगों को 20 साल 25 साल से वो लोग सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसी कानून व्यवस्था में कुछ बदलाव करके सरकार ने 3 नए क्रिमिनल लॉ पेश किए हैं। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने देश की संसद में पुराने तीनों क्रिमिनल बिल वापस कर लिए और नए बिल को पेश किया। देश की महामहिम आदरणीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा तीनों क्रिमिनल लॉ को देश में लागू कर दिया गया है और 1 जुलाई 2024 से ये कानून हमारे देश में लागू कर दिए गए हैं। आपको जैसा मैं बताना चाहता हूं कि ये कानून है क्या, इनको पहले क्या कहा जाता था, क्या बदलाव हुए, इसका पूरा विस्तृत विश्लेषण आज मैं आपके बीच में लाया हूं। जैसे 1770 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने केसेस को 2 विभागों में बांटा, सिविल और क्रिमिनल में। सिविल मामलों के लिए दीवानी कोर्ट और क्रिमिनल मामलों के लिए फौजदारी कोर्ट बनाए गए। फिर कुछ बदलाव हुआ, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने भी कई बड़े बदलाव किए। इन्होंने कोलकाता में नए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, जिसको अब कलकत्ता भी कहते हैं। 1828 ईस्वी में विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल बने और इन्होंने मैकले के नेतृत्व में कमेटी बनाई और इस कमेटी ने कानूनों को नए कोऑर्डिनेशन करके पेश किया, मतलब एक नया स्ट्रक्चर दिया गया। अब दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि 3 तरह के कानून होते हैं हमारे यहाँ। पहला 1860 में आईपीसी बना, इंडियन पेनल कोड। 1861 में सीआरपीसी बना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट बना। आईपीसी क्या है? सभी अपराधों का लेखा जोखा, हर क्राइम की परिभाषा और उसका एक्सप्लेनेशन ही आईपीसी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आईपीसी इंडियन पीनल कोड को बीएनएस 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 के रूप में नया क्रिमिनल लॉ लाया गया। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाया गया और इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में लाया गया। जैसा कि हम जानते हैं, ये तीनों कानून जो है हमारी संसद में पेश हुए और संसद से ही पास हुए। तो संसद के 2 कार्य होते हैं, आपको वैसे पता होगा। संसद के 2 कार्य होते हैं, कानून बनाना और सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करना। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो बीएनएस 2023 से पहला कानून भारतीय न्याय संहिता, इसमें क्या क्या नए कानून जोड़े गए मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले अपराध की श्रेणी में क्या क्या लाया गया। शादी का झूठा वादा करके सेक्स करना, इसको सेक्शन 69 के तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान जोड़ा गया है। दूसरा, मॉब लिंचिंग को भी, जो कोई भीड़ एक व्यक्ति के ऊपर प्रहार करे, उसे मारे पीटे, उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। इसको भी अब अपराध की श्रेणी में लाया गया है। सेक्शन 103(2)
के तहत इसमें आजीवन कारावास या फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। अपराध की श्रेणी में आतंकवाद और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी लाया गया है। इसमें आतंकवाद की परिभाषा क्या होगी मैं आपको बता देता हूं। कोई भी व्यक्ति अगर भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता या आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो अपराध की श्रेणी में आया जाएगा। कोई पब्लिक में आतंक फैलाने की कोशिश करता है, दोनों मामले में आतंक का केस अब बन सकता है। दोस्तों, पहले क्या होता था, आतंक के लिए कोई विशेष कानून हमारे देश में नहीं था। आपने हाल ही में जेएनयू जैसे मुद्दे में देखा कि जिन लोगों ने जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में देश के विरोध में नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, अफजल गुरु के लिए नारे लगाए, उन लोगों को जेल से रिहाई मिल गई और वो आज भी जेल के बाहर है। तो इस तरह का कानून लाना ये बहुत अच्छा कठोर कदम है हमारे देश का, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी होते हुए भी जेल से छूट जाते हैं और आज भी वो छुट्टा घूम रहे हैं पूरे देश में। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या आतंकवाद में कितनी सजा होगी मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फांसी या आजीवन कारावास की सजा है। 10 साल तक का फाइन भी उसे लगाया जा सकता है। अगर किसी की मृत्यु नहीं हुई तो 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का भी प्रावधान किया गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इसमें सेडिक्शन, राजद्रोह को अब हटा गया है। अब अपराध की श्रेणी में देशद्रोह को जोड़ दिया गया है। तो देशद्रोह जो भी करता है उसको जोड़ दिया है। देशद्रोह की परिभाषा क्या होगी, अगर कोई व्यक्ति देश के हिस्से को देश से अलग करने की कोशिश करता है या लोगों को इसके लिए भड़काता है, फिर वो सेपरेटिस्ट भावनाओं का हो, समर्थन करता हो, या देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को उससे खतरा हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा नियम है, क्योंकि कुछ चीजें जो है अपराध की श्रेणी से जो हटाई गई थी वो जोड़ दी गई हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो देशद्रोह का कानून लाया गया बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल मुख्यतः ब्रिटिश शासन के खिलाफ काम करने वालों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन इसमें कुछ चीजें जोड़ी गई और इसको देशद्रोह का कानून मान लिया गया। पर अब सरकार ने इसके लिए एक नया कानून जो मैंने आपको बताया देशद्रोह लाया गया है। इस कानून के दायरे में वो सब लोग आ सकते हैं जो कभी ये कहते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अरुंधति रॉय की, जिन्होंने ये तक कह दिया था कि कश्मीर इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और उनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही बेकार बात है, ये बहुत ही घोर निंदनीय कर्तव्य है कि जिस महिला ने हमारे देश के, हमारे कश्मीर के लिए इस तरह कहा कि वो देश का हिस्सा नहीं है, उसको विदेशों में जाकर नोबेल पुरस्कार नहीं, इस तरह के बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अब दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईपीसी के सेक्शन में क्या है, दो जो कानून हटाए गए हैं उसमें 377 है। होमोसेक्सुअलिटी कोई क्राइम अब नहीं रह गया है। अननेचुरल सेक्स को भी हटाया गया है। कोई भी व्यक्ति या दो व्यक्ति या दो महिलाएं अगर अपनी पब्लिक प्लेस में, प्राइवेट प्लेस में मिलते हैं, बातें करते हैं, होमोसेक्सुअल होते हैं, इस तरह का काम करते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई शादी के बाद भी रखता है, तो उसको भी अब अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। तो मित्रों, ये हमारा अपराध की श्रेणी के थे। अब हम दूसरे कानून में आते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। 0 FIR इसमें सबसे पहला फीचर जोड़ गया। देश के किसी भी थाने से FIR दर्ज करवाई जा सकती है। सीआरपीसी में एक रूल था कि जिस थाना क्षेत्र में क्राइम हुआ है FIR वहीं दर्ज होगी, लेकिन अब आप कहीं भी किसी भी थाने से क्राइम वहां हुआ है या नहीं हुआ है, आप FIR दर्ज करा सकते हैं। 0 FIR दर्ज होने के बाद ये FIR उसी थाने में भेजी जाएगी जिस थाना क्षेत्र में क्राइम हुआ है।
दूसरा बड़ा बदलाव जो हुआ है वो फॉरेंसिक से जुड़ा हुआ है। फॉरेंसिक जांच आवश्यक हो गई है। किसी भी केस जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को अब क्राइम सीन पर जाकर जांच करनी पड़ेगी। और तीसरा बड़ा बदलाव किया है, इलेक्ट्रॉनिक मोड का अब इस्तेमाल अनिवार्य हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल कैसे कि अगर किसी केस की सुनवाई या पूछताछ है तो वो ऑनलाइन भी अब की जा सकती है। इसके अलावा अगर जांच एजेंसी के अनुसार किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस या लैपटॉप में सबूत है तो ऐसी डिवाइस को साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है, उसको साक्ष्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा बेल के मामले में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अब पर्सनल बॉन्ड पर बेल नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा अपराध में कोई व्यक्ति जेल में बंद है जिसमें अधिकतम सजा फांसी है, आजीवन कारावास है, उस व्यक्ति पर अगर एक से अधिक क्रिमिनल केस चल रहे हैं तो उसको अब पर्सनल बॉन्ड के बदले बेल नहीं मिलेगी। पहले क्या होता था दोस्तों कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर एक केस चल रहा है और 2-3 केस और चल रहे हैं तो उसको बेल मिल जाती थी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एक या एक से अत्यधिक केस चल रहे हैं तो उसको अब बेल नहीं मिलेगी। पांचवा पॉइंट जो है वो सर्च ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है कि किसी भी सर्च ऑपरेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कोई भी सर्च ऑपरेशन पुलिस या कोई टीम करती है तो उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना उनको अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा कुछ चीजों की समय सीमा भी तय की गई है, जैसे मेडिकल ऑफिसर को रेप विक्टिम की रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर अब देनी ही होगी। हमने कुछ और भी बताए हैं आपको, और इसके अलावा कुछ और भी बिंदु हैं जिन्हें आप विस्तृत रूप से पढ़ भी सकते हैं ऑनलाइन जाकर। अब दोस्तों तीसरा कानून है उसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसको कहते हैं कि सबूत इकट्ठा, मतलब सबूतों का ये कानून है। जैसे एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लेना वीडियो पे भी दे सकते थे, अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे भी केस बनता है। वीडियो से अगर ले रहे हैं, इसके कुछ लोग बैठे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा चीजें उस तरह आ जाती हैं, लेकिन साक्ष्य को संशोधित करने के तरीके में बदलाव किया गया है। विशेषता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूत को साक्ष्य के रूप पर स्वीकार किया जाए। ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर संग्रहित फाइलें, वेबसाइट सामग्री, स्थान डेटा और टेक्स्ट संदेश आदि को भी यूज किया जा सकता है। मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेने की भी अनुमति हो गई है। पीड़िता को अधिक सुरक्षा प्रदान के लिए पीड़िता का बयान ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी दर्ज किया जाएगा। केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही बयान दर्ज होगा। जो रेप पीड़िता है उनकी पहचान को भी गोपनीय रखा जाएगा। उन्हें कोर्ट और थाने आने की कोई भी जरूरत नहीं है और महिला पुलिस ही कर सकती है इस तरह के बयान में। उसके साथ उसका परिवार का कोई एक व्यक्ति भी उनके साथ उपस्थित रह सकता है। अब देखिए, इसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी आ रही हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है। जैसे इसमें एक चीज बहुत कठिन कर दी गई है कि पहले पुलिस कस्टडी में लोगों को 15 दिन के लिए रखा जाता था, अब इससे विस्तृत करके 90 दिन, मतलब आप पुलिस किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो वो उसे 90 दिन तक इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। यूएपीए पहले से एक कानून था हमारे यहाँ, और पुलिस बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल भी ज्यादा कर लेती है। उसमें कभी कभी जो अपराधी होते हैं उनको भी नुकसान होता है, तो पुलिस को इसमें बहुत सारी पावर दे दी गई है। अब लोगों के पास उतने पावर नहीं रहेगी जितनी व्यक्ति विशेष के पास रहेगी। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें इसमें अच्छी जोड़ी गई हैं। अपराध की श्रेणी में राजद्रोह जोड़ा गया है, और अपराध की श्रेणी में मॉब लिंचिंग को जोड़ा गया है, और बच्चों और महिलाओं के लिए भी अच्छा कानून जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये कानून तो अभी नए नए हैं, लागू हुए हैं। अब आगे हम इसका देखेंगे कि ये देश में किस तरह से लोगों को अच्छे लगते हैं या लोगों का फीडबैक क्या है। इन सभी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को
ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों, जो भी कमियां हैं उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं और आपसे एक बार फिर से मेरी प्रार्थना है, सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत अच्छा ज्ञान आपको मिल सकता है, आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप लोग इस वीडियो को, सभी लोग पूरा वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, अभी चैनल को शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली, परिवार वालों को, सभी को भेजें। और मैं आप लोगों से फिर से विनती करता हूं, मुझे खूब सारा प्यार स्नेह दीजिए। मैं आपके बीच का आपका छोटा भाई हूं। आप जितना प्यार देंगे मेरा वीडियो उतना अच्छा बनेगा और आप सभी के प्रेम की बहुत बहुत जरूरत है। अपना आशीर्वाद दें। गुड इवनिंग, जय हिंद, भारत माता की जय।